प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गुण का मिलापन कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे विवाह इत्यादि का दिन देखने गए किसी यजमान के पास और आपसे पूछ दिया गया कि पंडित जी, ये लड़का का नाम राहुल है और लड़की का नाम फलाना है, कोई भी नाम ले सकते हैं, सीता है, गीता है या फिर प्रीति है, कोई भी नाम ले सकते हैं, ये नाम है, इसका थोड़ा सा मिलापन कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखिए। 2-3 तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप एकदम सरल तरीके से, आसान तरीके से मिलापन कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। अब देखिए, ये मेरे पास एक पंचांग है, देख पा रहे हैं, मेरे पास एक पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग। आपके पास जो भी पंचांग उपलब्ध हो वह पंचांग आप ले लीजिए। ठीक है, पीडीएफ के रूप में मेरे पास यही उपलब्ध है। वैसे तो मेरे पास 5-6 पंचांग है, ठीक है, जो मैं पर्सनली यूज के लिए लेता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी है सिर्फ ऋषिकेश पंचांग पीडीएफ के रूप में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मिलापन कैसे करते हैं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं उस चार्ट पर। जैसे ही पंचांग में आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको एक मिलापन का चक्र मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा आपको वर कन्या के नक्षत्र मिलापक योगी होरा चक्र, यानी कि उसमें कुछ भी लिखा हो सकता है, मिलापक चक्र होगा, गुण मिलापन होगा, ये सब कुछ भी लिखा होगा, आपको देख लेना है डायरेक्ट। यानी कि जैसे ही आपको यह चार्ट दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि यहीं पे मिलापन होता है। और यहाँ पे होगा नक्षत्र मिलापक चक्र, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे नक्षत्र मिलापक चक्र आपको मिल जाएगा, तो आप वह खोल लीजिए। ठीक, अब आपको यहाँ पे देखना है कि कितने गुण होते हैं। सबसे पहले आप यह जानिए 36 गुण होते हैं। 36 गुण संपूर्ण गुणों का योग होगा। जैसे 8 प्रकार का मिलापन होता है हमारे हिंदू धर्म में, अगर किसी का मिलापन किया जाता है तो 8 प्रकार का गुण मिलापक होता है। ठीक है, क्या क्या होता है यहाँ पे इसी पंचांग में दिया हुआ है। किसी भी पंचांग में, जो भी पंचांग आपके पास होगा उसी में दिया होता है कि 8 प्रकार का मिलापन कौन कौन सा होता है। यहाँ आगे बढ़ेंगे आप तो देखिए, यहाँ पे होगा वर्ण एक, दूसरा लिखा हुआ है वश्य, ठीक है, तीसरा तारा, चौथा योनि, ठीक, पांचवा होगा आपको ग्रह मैत्री। देखिए यहाँ पे ग्रह मैत्री हो गया पांचवा, और छठा हुआ आपको गण, यहाँ पे गण देख पा रहे हैं, गण हो गया, और सातवां हुआ आपको यहाँ पे भकूट। यहाँ पे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे सातवां हुआ भकूट, और आठवां हुआ जिसको कहते हैं नाड़ी। ठीक है, ग्रह मैत्री में सबसे गुण मिलापक में सबसे मेन होता है ग्रह मैत्री। अगर राशि का मिलापन हो गया और साथ में नाड़ी की शुद्धता हो गई तो समझिए कि आपका मिलापन बेस्ट है। गुणों का सम कितना होना चाहिए? 36 में कम से कम 18 गुण अगर मिल रहा है तो आप समझिए कि वह विवाह थोड़ा सा अच्छा है। अगर 25 से ऊपर मिल रहा है तो सर्वश्रेष्ठ है। तो आपको मिलापन कैसे करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी नाम लेंगे आप, कोई भी नाम आप सिलेक्ट कर लीजिए। सभी कुछ मैं बताऊंगा एकदम आसान तरीके से, वीडियो को अंत तक देखिए। कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप लिए राम और सीता। ठीक, ये सिंपल सा हुआ, राम और सीता, ये 2 मिलापन आप कर रहे हैं। कोई भी नाम ले सकते हैं, मैं भगवान के नाम से ही स्टार्ट करता हूँ। राम और सीता, देखिए कि अब इसमें कौन से नक्षत्र के किस चरण में है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, ये नक्षत्र हुआ अश्विनी नक्षत्र, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अश्विनी नक्षत्र हुआ। इसमें कितने चरण है? अश्विनी नक्षत्र में ऊपर में देखेंगे तो 4 एक खंड बना हुआ है, इसमें 4 अक्षर लिखे हुए हैं, यानी कि 4 चरण हुआ। चूचे चोला अश्विनौ प्रोक्ता लीलु लेलो भरण्यथा, यानी कि एक श्लोक है, यानी कि 4 अक्षर मिल करके एक राशि बना। ठीक, एक नक्षत्र बना, एक नक्षत्र बना, और 9 अक्षर मिल करके एक राशि बनता है, यानी कि 9 चरणों से एक राशि बनता है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब आपको खोजना है राम और सीता कहाँ है। तो कहा गया है पेपोरारी तु चित्रा, यानी कि श्लोक में होता है चित्रा नक्षत्र में राम है। कहाँ है? अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देना है, 9 चरण मिल करके एक राशि बनते हैं। ठीक, अब यहाँ पे चित्रा नक्षत्र में आपको यहाँ पे देखना है कि पेपोरारी राम किस में है? तृतीय चरण में। चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में राम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि कन्या 2 लिखा हुआ है, तुला 2 लिखा हुआ है। इसका क्या अर्थ हुआ? यानी कि कन्या राशि, ठीक है, चित्रा का 2 जो चरण होगा वो कन्या राशि में जाएगा और 2 चरण होगा वो तुला राशि में जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे ऊपर वाला पेपो, ये हो गया कौन सा राशि? कन्या राशि में चला जाएगा। ठीक है, उधर घसक के चला जाएगा। और नीचे वाला 2 होगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तुला 2, तो ये क्या होगा? नीचे का 2 अक्षर हुआ वो तुला राशि में आ गया।
बस सिंपल है एकदम। अब आपको राम खोज लिए, चित्रा नक्षत्र में राम है। अब यहाँ पे आपको देखना है सीता कहाँ है, तो कहा गया है गोसा शिशु शतभिखा, यानी कि सीता जो होती है वो शतभिखा नक्षत्र की है। तो यहाँ पे शतभिखा नक्षत्र आप देख लिए। शतभिखा नक्षत्र में भी कितने चरण हैं? 4 चरण, लेकिन ये एक ही राशि में है। किस राशि में है? इसमें देख रहे हैं कुंभ लिखा हुआ है, उसके अगल बगल में कोई अक्षर नहीं लिखा हुआ है, तो एक ही राशि में है, यानी कि कुंभ राशि में शतभिखा नक्षत्र है। इसमें कोई चरण का भेद इधर उधर नहीं है। तो आपको सीता को शतभिखा नक्षत्र में रखना है, और चित्रा राम का हुआ वो हो गए चित्रा नक्षत्र में, ठीक, और तुला राशि में। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये एक चक्र है, बड़ा सा आपको चक्र दिखाई देगा, इससे आपको भ्रमित नहीं होना है। बस आपको उसको अपने पंचांग को सामने रखना है, और आपको यहाँ पे देखना है बहुत सारा ऊपर में खंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऊपर में ये सब नक्षत्र की श्रेणी दी हुई है, ऊपर और नीचे दोनों जगहों पर नक्षत्र दिया हुआ है। इधर भी नक्षत्र है, ऊपर भी दिया हुआ है। इसका क्या अर्थ हुआ? यानी कि ऊपर में जो है ये वर का हुआ और नीचे में कन्या का हुआ, ठीक है। अब ऊपर में आपको खोजना है चित्रा नक्षत्र कहाँ है। चित्रा नक्षत्र अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको चित्रा नक्षत्र मिलेगा, दोनों जगहों पर है, एक खंड में इधर में है और एक खंड में इधर में है। तो आप कहाँ देखे थे राम को? दूसरे वाले में, यानी कि बगल वाले दूसरे में, तो इसमें होगा, ठीक है। ये दूसरे वाले में राम होंगे, ठीक। तो ये दूसरा वाला आपको याद रखना है, ठीक। अब शतभिखा आपको इस वाले खंड में खोजना है, ये वाला खंड जो है, अब इसमें आपको शतभिखा नक्षत्र देखना है किधर में है। तो आप नीचे आएंगे तो नीचे में यहाँ पे कुंभ राशि में आपको यहाँ पे शतभिखा नक्षत्र मिल गया, ठीक। दोनों को आप देख लिए, शतभिखा नक्षत्र इधर है और चित्रा का उधर द्वितीय चरण है। तो अब आपको दोनों को समान में लाना है, यानी कि कैसे खींचना है आपको एक समझाता हूं मैं सिंपल में। एक लाइन इधर से लाना है और एक लाइन इधर से लाना है। अब आपको देखना है कि वो नक्षत्र का जो कुल टोटल सम कहाँ पर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा जूम कीजिए और चित्रा वाला यहाँ पे लाइए, ठीक है। मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, यहाँ से चित्रा वाला सीधा लेकर आइए, सीधा लेकर आएंगे, ठीक। ऐसे आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे जब आएंगे आप, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन मैं सिंपल यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे आएंगे और शतभिखा नक्षत्र यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये जो मेन पॉइंट आ रहा है ना, यहाँ पे ये 26 गुण मिला। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक। ये शतभिखा डायरेक्ट यहाँ पे आए तो ये 26 गुण मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 26, वो उधर से लेकर आएंगे और इधर से लेकर के जाएंगे तो 26 गुण मिलेगा, ठीक। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये 26 गुण कैसे बन गया? मन में आपके सवाल आएगा ना कि भाई 26 डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, ठीक। तो इसका भी सिंपल और लॉजिकल ट्रिक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे राम हो गए, किस नक्षत्र के? चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में राम का जन्म हुआ है, यानी कि उनके नक्षत्र तृतीय चरण में है, और सीता का हुआ शतभिखा नक्षत्र। अब आपको यहाँ पे देखना है कि इन दोनों का वर्ण क्या है, ठीक है। ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा भी बोल सकते हैं कि 26 गुण मिला है, बहुत ही श्रेयस्कर है ये विवाह, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, डायरेक्ट जजमान को बोल सकते हैं। लेकिन अपने जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा और चीज़ देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? ये देखिए, यहाँ पे एक है वर्ण। अब देखना है आपको इन दोनों का वर्ण क्या है। तो वर्ण कैसे देखेंगे? सबसे पहले आपको यह चार्ट समझना होगा। विविध वर्ण करके दिया हुआ है, तो इसमें वर्ण देखिए कहाँ है, राशि हो गया, वर्ण उसी के नीचे वर्ण है, ठीक है। यानी कि खंड देख लीजिए, 1 2 3 चौथे खंड में वर्ण है, ठीक। अब यहाँ पे आपको देखना है कि राम का कौन सा वर्ण है, ठीक। तो राम में आएंगे आप चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में, तो आप यहाँ आएंगे तो वैश्य वर्ण के राम हैं, ठीक। वैश्य नहीं, शूद्र वर्ण के। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो शूद्र वर्ण के राम, जो र अक्षर है वह शूद्र वर्ण में आएगा, ठीक। यहाँ पे 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे र जो हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 लिख कर, शूद्र लिख करके 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिख करके शूद्र वर्ण, ठीक। आप समझ गए। अब यहाँ पे आइएगा शतभिखा नक्षत्र में, तो ये किस वर्ण की है? तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा शतभिखा नक्षत्र में सीता तृतीय चरण में है, तो आगे बढ़ेंगे तो ये भी शूद्र वर्ण की है, यानी कि दोनों शूद्र वर्ण के हैं। तो इसका क्या हुआ? अब देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, शूद्र और शूद्र कैसे मिलाना है। इसमें भी सिंपल ट्रिक है। इधर से शूद्र ले लिए और इधर से ले लिए शूद्र, दोनों का मिलापक एक हुआ, यानी कि ये वाला अक्षर आपको पकड़ना है, दोनों का गुण का मिलापक एक हुआ। तो वर्ण एक है, ऊपर में भी एक है और यहाँ भी एक है, यानी कि पूर्ण अंक मिला,
तो ये श्रेयस्कर हुआ। अब वश्य देखना है, यानी कि समझ लीजिए, आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ कि इन आठों का मिलापक जो अष्टकूट मिलापन होता है, जो मैं शुरुआती में बताया था, इन सभी का कुल टोटल मिला करके 36 गुण बनता है। ठीक है, 8 8 और 7 कितना हुआ 15, 15 और 6 कितना हुआ 21, 21 और 5 कितना हुआ 26, 26 और 4 कितना हुआ 30, 30 और 3 कितना हुआ 33, 33 और 2 कितना हुआ 35 और 1 कितना हुआ 36। समझ गए बात आप? उसी तरह से होता है, जैसे 26 गुण मिला दोनों का कुल टोटल कितना मिला 26 गुण मिला। तो 26 गुण क्या मिला, जिसमें से आप समझ सकते हैं कोई कोई होगा इसमें जो नहीं मिला होगा, जैसे भकुट नहीं मिला होगा या कोई राशि इत्यादि नहीं मिला होगा। तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो नहीं मिला होगा, जिसके कारण उस गुण में उतनी कटौती हो गई। अगर आप कहेंगे तो मैं सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे स्क्रीन पर मैं डाल दे रहा हूँ साइड में कौन कौन चीज़ मिला है और कौन कौन चीज़ नहीं मिला है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। देखिए, मैं वैसे डाल ही दे रहा हूँ। ठीक है, एक चार्ट मैं बनाया हुआ हूँ पहले से, मैं बता देता हूँ। देखिए, दोनों का वर्ण क्या हुआ, आप अगर देखेंगे ठीक से दोनों को ध्यान से, तो वर्ण हो गया दोनों का शूद्र, दोनों मानव वश्य के हैं। ठीक है, दोनों का तारा है विपत और जन्म, तीनों का मतलब मिल रहा है। ठीक है, और योनि हो गया। ठीक है, जो र अक्षर है उसका योनि हो गया व्याघ्र, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अश्व, लड़की का अश्व योनि है। यानी कि जैसे जैसे आप मिलाएंगे ना, मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शूद्र वर्ण एक मिला लिए, अब आपको दूसरा देखना है वश्य। ये केवल जानकारी के लिए आप अपने पास रखिए, अगर इतना जानकारी आपके पास होगा तो फिर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे वश्य देखेंगे तो वर्ण और वश्य, वश्य क्या हुआ, देखिए यहाँ पे वश्य आप देख पा रहे हैं। तो जैसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा राम का कौन सा वश्य है, तो र अक्षर यहाँ पे देखिए, राम का वश्य हुआ मानव। ठीक है, और सीता का यहाँ पे आइए, सीता में आप आएंगे, देखिए राम का यहाँ पे क्या हुआ मानव वश्य, यहाँ पे मानव हो गया, और सीता का यहाँ पे देखेंगे तो इनका भी मानव हुआ। ठीक, दोनों का मानव हुआ तो दोनों मानव हो गए। तो यहाँ पे आपको मिला लेना है। कैसे मिलाएंगे, यहाँ पे वश्य लिखा हुआ है ना, वश्य संबंधित गण, तो इसमें आपको देखना है कि मानव कहाँ है, दूसरे नंबर पर है, और इधर से भी दूसरा, तो यहाँ पे इधर से लाएंगे, इधर से लाएंगे तो 2 अंक हुआ, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। समझ गए आप बात को? अब देखिए तारा क्या हुआ, तारा का मेलापन थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गणना इत्यादि करना पड़ता है, यानी कि कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक आइए, और वर के नक्षत्र तक से कन्या के नक्षत्र तक जाइए, और फिर दोनों का सम निकाल करके उसमें डिवाइड इत्यादि करने पर होता है। तो वो थोड़ा सा बृहद विषय है, वो मैं बाद में करूँगा। जब आप गणना करेंगे तो दोनों का ताड़ा होगा 3, 3 अंक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 3 अंक लिखा हुआ है। तो यहाँ भी बगल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चौथा क्या होता है, चौथा देखेंगे तो योनि होता है। तो यहाँ पे योनि आप देखेंगे तो यहाँ पे योनि हुआ, योनि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसी में देखना है कि राम का कौन सा योनि हुआ, राम का हुआ व्याघ्र, समझ रहे हैं, व्याघ्र हुआ। और सीता का क्या योनि हुआ, इधर आगे आप बढ़ेंगे तो सीता का योनि यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ अश्व योनि। अब आपको यहाँ पे मिलान करना है कि अश्व और व्याघ्र में क्या होता है, मिल रहा है कि नहीं परस्पर। देखिए ऊपर से देख लेंगे, अश्व यहाँ हुआ और यहाँ व्याघ्र देखना है 1, यहाँ पे आप गणना में भी देख पा रहे हैं कि 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से अब मैत्री देख लेना है। जैसे आप खोलेंगे यहाँ पे ग्रह मैत्री कैसे मिलाते हैं, तो यहाँ पे ग्रह मैत्री देखना चाहिए। देखिए ग्रह मैत्री बहुत मेन अंग होता है, किसी भी मिलापक का मेन अंग होता है ग्रह मैत्री। अगर ग्रह मैत्री नहीं मिला तो ज़्यादातर विवाह असफल हो जाता है। ठीक है, तो ग्रह मैत्री देखना चाहिए। अब यहाँ पे राशिश देखेंगे, ग्रह मैत्री में यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा राशिश। ठीक है, तो राशिश क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे राशिश होता है राशि के जो मालिक होते हैं। जैसे इनका हुआ, राम जी का हुआ, राम का हुआ तुला राशि। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तुला राशि, द्वितीय लिखा हुआ है तुला राशि। तो यहीं पे सीधा आएंगे तो इनका राशि होगा शुक्र। यहाँ नीचे देख रहे हैं शुक्र राशि है, यानी कि तुला राशि के मालिक होते हैं शुक्र। ये आपको याद कर लेना चाहिए। मेष राशि के मालिक मंगल हो गए, वृषभ राशि के मालिक हो गए शुक्र हुए, तीसरे यानी कि मिथुन लग्न के मालिक बुध हुए, चौथे कर्क राशि के मालिक हुए चंद्रमा। ये सब आपको याद कर लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, शुक्र हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा ये कुंभ राशि हुआ, कुंभ राशि के मालिक शनि होते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप सीता के बगल में तो शनि राशि हुए। अब आपको मिलाना है कि दोनों का मिल रहा है कि नहीं, शुक्र और शनि का मिलापक हो रहा है कि नहीं। तो यहीं पे आएंगे आप ग्रह मैत्री में,
एक मिनट, यहाँ पे हाँ ग्रह मैत्री लिखा हुआ है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 ग्रह मैत्री लिखा हुआ है ना। तो अब इसमें देखेंगे शुक्र और शनि कहाँ है, तो यहाँ पे शुक्र उनका हो गया शुक्र, तो यहाँ पे देखेंगे और शनि नीचे इनका हुआ। अब यहाँ से यहाँ लाइए और यहाँ से यहाँ लाइए, ठीक है, यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे ये अंक हुआ 5, 5 आपको मिला, यानी कि यह मिलापक श्रेष्ठ है, यानी कि ग्रह मैत्री इन लोगों का मिल रहा है। समझ गए बात को। अब यहाँ पे आप ग्रह मैत्री के बाद होता है मैत्री के बाद होता है गण, यानी कि कौन कौन से गण के हैं दोनों आदमी। तो गण देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ गण आ रहा है, ठीक, गण आ रहा है यहाँ पे। अब यहीं से देखना है कि दोनों का गण क्या हुआ। जाएंगे यहाँ पे आप राम के सामने, यहाँ पे देखिए राम के सामने आएंगे तो ये हो गए यहाँ पे उसके बगल में, सॉरी उसके बगल में है, यहाँ पे अगर आएंगे आप तो ये हो गए राक्षस गण के, ठीक है, राक्षस गण हुआ। और यहाँ पे सीता जो हो गई ये भी राक्षस गण की, ठीक है, दोनों आदमी का गण मिल रहा है सेम टू सेम, तो यहाँ पे भी सेम होगा। देखिए दोनों का मिलापक कितना हुआ, इधर से भी राक्षस और इधर से भी राक्षस, दोनों का मिलापक हुआ सेम टू सेम। समझ रहे हैं आप, यानी कि इन दोनों का संख्या 6 हुआ। अब भकूट मिलाएंगे, सबको मैं मिला करके यहाँ पे लिख दिया हूँ साइड में। भकूट मिलाएंगे तो ये नहीं मिल रहा है, यानी कि 7 अक्षर आ रहा है। भकूट भी मिला सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप सिंपल देखिए उनका क्या था, अब तो आपको याद हो गया होगा, कुंभ राशि, और राम का था तुला राशि। तुला राशि यहाँ पे है, यहाँ से देखिए तुला राशि यहाँ पे है और कुंभ राशि यहाँ पे नीचे है। यहाँ से लाइए इधर और इधर से इधर लाइए। भकुट यानी कि प्रेम संबंध नहीं था, प्रेम यहाँ नहीं है, यानी कि प्रेम का अर्थ क्या हुआ, दोनों में आपसी प्रेम बहुत ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि दोनों किसी न किसी बाधा के कारण कहीं ना कहीं व्यस्त रहेंगे। तो जैसे राम और सीता में आप देखे थे कि एक आदमी वन में है और एक आदमी उनको खोज रहा है। फिर जब महल में आए तो एक आदमी चले गए, सीता मैया चली गई वन में और राम जी वहीं पे थे। वैसे इस गणना का कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि 7 अंक मिला तो ये नहीं गणना मिला। नहीं गणना मिला क्या मतलब, भकूट नहीं मिला। उसके बाद नाड़ी देखेंगे, नाड़ी दोष बहुत ही मेन होता है। नाड़ी कहा जाता है, बहुत से ग्रंथों में दिया है नाड़ी मतलब नस। अगर नाड़ी एक हो दोनों आदमी का तो वह विवाह नहीं करना चाहिए। नाड़ी एक हो, राशि अलग अलग हो तो हो सकता है, नक्षत्र अलग अलग है, राशि एक ही है तब भी हो सकता है। ये थोड़ा बृहद विषय है, अगर आप कहेंगे तो इस पर वीडियो मैं डाल दूंगा। तो यहाँ से आप देखिए नाड़ी, सबसे नीचे नाड़ी दिया हुआ है। अब आपको राम का देखना है कौन सा नाड़ी है। यहाँ से आप देखेंगे तो राम जो हो गए, यहाँ से राम देखेंगे तो मध्य नाड़ी, और सीता का देख लीजिए, इधर से आकर के मध्य नाड़ी याद रखिए। और सीता का आप देखें तो यहाँ से सीता का हुआ आदि नाड़ी। आदि और मध्य दोनों का नाड़ी अलग अलग है, सीधा सिंपल बोल देना है कि दोनों का नाड़ी उत्तम है, मिल गया। यहाँ से भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। नाड़ी देखेंगे आप तो यहाँ पे नाड़ी है, 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिख करके नाड़ी दिया हुआ है। अब आपको इसमें देखना है मध्य कहाँ है। राम का मध्य नाड़ी था और सीता का आदि नाड़ी था, ठीक है। तो आदि यहाँ पे है, दोनों को यहाँ लाइए, इधर से इधर लाइए, दोनों का 8 गुण आ गया। ये सभी का कुल टोटल मैं स्क्रीन यहाँ पे लगा दिया हूँ। कुल टोटल हुआ 26 गुण, यानी कि भकूट नहीं मिला और इधर शुरुआती में क्या था, योनि नहीं मिला था। 7 उसमें का कट गया, ठीक, 7 उसमें का कट गया और इसमें का कट गया 3, 10 कट गया तो कितना हुआ, गुण मिल गया है यहाँ पे 26। 36 में से 10 गया 26। सिंपल तरीका है एकदम गुण मिलाने का। इसके बाद कोई भी नाम लीजिए, यहाँ से खोज करके आप मिला लीजिए, एकदम सिंपल ट्रिक है पंचांग से गुण मिलाने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल से कैसे मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतना आपको तामझाम नहीं करना है, अगर आपको सिंपल में देखना है कि कैसे मैं मिला लूँ पंचांग से मोबाइल से, तो वो भी आप मिला सकते हैं, ठीक है। उसका भी वीडियो ये बगल में रहा। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप गूगल में आएंगे तो आपको लिखना है यहाँ पे नाम से गुण कैसे मिलाएं, नाम से गुण मिलान, ठीक है। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ से तो आपको एक आएगा नाम से कुंडली मिलान। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको आएगा एक पेज, ठीक है। इसी में आप नीचे जाइएगा, ये जो आ रहा है ऐड वगैरह इस सब को हटा दीजिए और यहाँ पे देखिए लड़का का नाम लिख दीजिए और लड़की का नाम लिख दीजिए, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे लड़का का नाम राम लिख दिए, इंग्लिश में ही लिखना है, और लड़की का नाम सीता लिख दिए, दोनों का लिख दिए और यहाँ से मिलान करें लिख दिए। ये एप्लीकेशन का बहुत ही सुंदर तरीका है। इसको जैसे ही आप आगे करेंगे तो ये दोनों का मिलाप देखिए यहाँ पे लिख भी दिया स्पष्ट रूप से, ठीक, कि लड़का और लड़की के बीच अष्टकूट मिलान 26 है, यानी कि 36 में से 26 गुण यहाँ पे मिल रहा है।
आप उतना सारा पंचांग में देखें और सिंपल आप इसमें देख लिए, इससे भी हो जाएगा एकदम। बहुत सारे नामों को मैंने ट्राई करके देखा है, ये सारा सटीक बैठता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख भी दिया, यह विवाह के लिए श्रेयस्कर है। ठीक है, इतना सटीक है। इसमें आप सब कुछ देख सकते हैं, अलग अलग किनका कौन सा वर्ण है, कौन सा गुण है इत्यादि सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो अगर मोबाइल से आपको शॉर्टकट देखना है तो आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, दोनों सटीक है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसी प्रकार से आप किसी भी नाम से गणना मिला लीजिए। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसी भी गणना को मिलाने से पहले नाम राशि से ज़्यादा महत्व होता है जन्म राशि का। ठीक है, कहा गया है विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतये। यानी कि विवाह आदि कार्य में, विवाह आदि मांगलिक कार्य में, विवाहे सर्वमांगल्य मांगलिक आदि कार्य में, यात्रा में, ग्रह गोचर में, ठीक है, जन्म राशि का प्रधान होता है। ठीक है, इसमें जन्म राशि की ही प्रधानता होती है। तो पहले आपको कुंडली से देख लेना है कि कौन सा जन्म राशि है, उसी के अनुसार तब गणना मिलाना है आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।